हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कल हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें हमने सामान्य परिचय पढ़ा था और ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व जब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कितनी उन्नत दशा में थी और जिसको 200 साल के शासन की आर्थिक नीतियों ने किस दशा में पहुंचा दिया था, उसका थोड़ी सी जानकारी हमारे द्वारा ली गई थी। आज हम प्रॉपर वे में अध्ययन करेंगे, जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, इन सब के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक शासनकाल का हमारे इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था या इन क्षेत्रों में कौन कौन सी पॉलिसियाँ या नीतियाँ इनके द्वारा अपनाई गई थी। सबसे पहले नंबर पर हमारा कृषि क्षेत्र ही आता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। पेज नंबर 5 पर आपके दिया हुआ है बुक में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा था। भारत का कोई बेस, भारत पहले भी कृषि प्रधान देश था और बाद में भी औपनिवेशिक शासनकाल में भी कृषि प्रधान देश ही बना रहा। यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर थी। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में निवास करती थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। मतलब औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया, बल्कि ऐसी ऐसी प्रणालियां अपनाई गई जिसने कृषि को गतिहीन बना दिया। अब पढ़ें आगे। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास और गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण, कृषि अधीन क्षेत्र का प्रसार मतलब कृषि जो भूमि का आकार होता है, जैसे 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 10 हेक्टर, ये जो कृषि भूमि का आकार था, इसमें वृद्धि हुई तो उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन यदि हम उत्पादकता की बात करें, उत्पादन की नहीं, उत्पादकता की बात करते हैं, तो उत्पादकता में कमी का स्तर ही देखने में पाया गया है। कृषि उत्पादन तो होता है टोटल प्रोडक्शन, जो एक वर्ष में उत्पादित होता है फसल का, और प्रोडक्टिविटी जिसे उत्पादकता कहते हैं वो होती है प्रति हेक्टर कितना प्रोडक्शन हुआ है। ये जो प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता थी, इसमें कमी आती जा रही थी लगातार। और इसके लिए कौन जिम्मेदार था? हमारे उस समय की ब्रिटिश शासन सरकार। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या क्या था वो पढ़ रहे हो आप। औपनिवेशिक शासन काल के द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली। ये भू व्यवस्था प्रणाली क्या थी? भू व्यवस्था प्रणाली बच्चों, इसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर कभी भी जमींदारों का नाम का कोई पद नहीं था। जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ऐसे कोई पद हमारे यहाँ पर कभी भी प्रचलन में नहीं थे। कृषि के क्षेत्र में डायरेक्ट कृषक के द्वारा लगान जो दिया जाता था वो राजा के खजाने में दिया जाता था, बीच में दलाल नहीं होते थे। लेकिन यहाँ ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा अंतर्गत जमींदारों के पद की व्युत्पत्ति की गई और जमींदारों को अधिकार दिया गया कि निश्चित समयावधि पर निश्चित राशि खजाने में जमा करा दी जाए कृषि भूमि के नाम की या फसल के उत्पादन के नाम की। ये, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या किसानों की समस्या को बताते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और नेक्स्ट व्यक्ति को जमींदार का कार्य सौंप दिया जाएगा या जमींदारी दे दी जाएगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो समझो। भू व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था ने तो कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ भी नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों और सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी करके उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक ही सीमित रहती थी। इसी कारण से कृषक वर्ग नितांत दुर्दशा के स्थिति में पहुंच गया। उसे या किसानों को कई सामाजिक तनावों का
सामना करना पड़ने लगा। राजस्व व्यवस्था का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। हमारी जो राजस्व प्रणाली थी ना, पहली तो भू व्यवस्था हो गई, दूसरी जो राजस्व प्रणाली थी ना वो भी ट्रायंगल का शेप लिए हुए हो गई। ट्रायंगल का शेप देखो बच्चों, यहाँ तो सरकार आ गई, और सरकार कैसी है? विदेशी सरकार। यहाँ पर जमींदार आ गए, और यहाँ पर कौन आ गए? किसान। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसान, सरकार किसे आदेश देती थी? जमींदारों को आदेश देती थी कि इतनी तारीख तक लगान वसूल करना है। जमींदार किससे लेते थे? किसानों से वसूल करते थे। किसान और सरकार का कोई कांटेक्ट नहीं था। अब किसान अपनी समस्या, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी समस्या है, फसल का कम उत्पादन हुआ है, किसको बताते? जमींदार को। लेकिन ये जो जमींदार था, यदि सरकार को बताता है तो सरकार क्या करती है? सुनती नहीं है, इसको ही हटा देती है, हट जाओ रास्ते से, दूसरा व्यक्ति लगान की वसूली कर लेगा। तो ये व्यक्ति क्या करने लग गया? किसानों को अवहेलना करने लग गया, बल्कि अपना प्रॉफिट निकालकर पैसा जो सरकार के खजाने में जमा कराना होता था उसे करा देता था। तो किसानों की दशा नितांत हो गई, अत्यंत दयनीय हो गई, उनकी सामाजिक दुर्दशा खराब होने लगी। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित होती थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं कराने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी उस समय निम्न स्तर की थी, हल बैलों की सहायता से ही उत्पादन कार्य होता था। सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों के नगण्य प्रयोग से कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी थे। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण भी हो गया था। कृषि का व्यवसायीकरण या नकदी फसलें शब्द आपका पड़ा हुआ है, वे फसलें जो बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं नकदी फसलें कहलाती हैं। लेकिन ये जो नकदी फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा था, वो क्या था? उसका लाभ किसानों को नहीं मिला, बल्कि उसका लाभ भी ब्रिटिश सरकार ने उठा लिया। उन नकदी फसलों को कच्चे माल के रूप में मिलों में, इंग्लैंड की मिलों में प्रयोग किया गया और उनके तैयार माल को भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा गया। पढ़ें आगे। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के भी प्रमाण मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ रहा था, जिसका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में बने कारखानों में किया गया। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भी भारत में बाढ़ नियंत्रण और भूमि को उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ हो गया था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित करके खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों का उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना तो संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही प्रेरणा थी। ये हमारे कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हो गई थी। जो भारत धान्य की दृष्टि से, पहले भी भारत कृषि प्रधान देश था, इतना धान्य उत्पादन करता था कि किसानों के घर तो खाद्यान्नों से भरे हुए थे, बल्कि बची हुई फसलों को वो विदेशों में भी निर्यात कर देते थे। वही भारत का किसान भर पेट 2 टाइम भोजन भी करने के लिए तरस गया। इसके लिए हमारे देश की शासन, जो अंग्रेजी शासन था, उसकी आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार थी। उसकी आर्थिक नीतियों में 2 नीतियाँ महत्वपूर्ण रही, एक भू व्यवस्था प्रणाली और दूसरी राजस्व प्रणाली। इसके लिए कृषकों की इस दशा के लिए उत्तरदायी रही थी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।